हेलो बच्चों। तो बच्चों आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर को समझेंगे। और बच्चों मैं स्ट्रिक्टली जैसा आपको पता है कि मैं बोर्ड्स के अकॉर्डिंग लेक्चर्स बना रहा हूं, तो आप इन लेक्चर्स को सिर्फ बोर्ड्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि मैं स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहा हूं द सिलेबस ऑफ 22-23। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? ठीक है, तो बिना टाइम गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं। द चैप्टर इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो बेटा ये चैप्टर ना, इस चैप्टर ये जो चैप्टर है, ये सारे चैप्टर्स का अब तक 1 to 7 जितने भी चैप्टर्स हैं, जितने भी कंसेप्ट्स हैं, सबका कॉम्बिनेशन है। क्यों? क्योंकि इसमें सारे कंसेप्ट्स आएंगे फ्रॉम द चैप्टर 1 टू फ्रॉम द चैप्टर अप टू द चैप्टर 7th। सारे के सारे चैप्टर्स आएंगे। अरे सर ये क्या बात हुई? अरे यही तो बात है बेटा कि जिसने फर्स्ट से लेकर 7th तक चैप्टर पढ़ लिए हैं उसकी समझ में आ जाएगा ये। अच्छा, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है कि सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सोर्स मतलब कौन बनाता है। सो द इम्पॉर्टेंट थिंग इज एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल जनरेट्स द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, द मेन कंसेप्ट। अच्छा, अब बेटा एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल कैसे बनाता है? तो बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव EMW contains two component। कौन कौन से? एक तो है इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों, और एक है मैग्नेटिक फील्ड। बच्चों मैं आपको पूरा बोर्ड्स के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ और बहुत धीरे पढ़ाऊँगा ताकि आपको समझ में आए यार, है ना। वीडियो देखने का मतलब ये है कि हमें वो कंसेप्ट ही क्लियर हो जाए। और बेटा एक चीज़ ध्यान रखना कि मैं यहाँ अलग कलर से लिख देता हूँ ताकि तुम्हें ये भी ध्यान रहे कि बोथ द कंपोनेंट आर इक्वल। सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि दोनों बराबर होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। तो बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर बनानी है तो सोर्स कौन चाहिए? एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल। एक्सेलरेटेड मतलब समझ गए, जिसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म ना हो, कांस्टेंट ना हो, बेसिकली जो चले, एक्सेलरेशन करे। ठीक है। अच्छा सर, तो सर एक बात बताओ, हाँ फिर एक और चीज़ लिख लेते हैं बच्चों यहाँ पे कि EMW डू नॉट रिक्वायर मीडियम टू propagate मतलब उनको मीडियम की ज़रूरत नहीं है। मीडियम हो तो चलेगा, बट मीडियम नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे साउंड है, उसको मीडियम चाहिए, अगर उसको जाना है एक जगह से दूसरी जगह तो उसको मीडियम चाहिए। बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसको मीडियम की ज़रूरत नहीं है बच्चों, उसको कोई मीडियम नहीं चाहिए। ठीक है बच्चों, ओके। चलो यहाँ तक की बात समझ में आ गई कि EMW डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। एनी लिख देता हूँ ताकि तुम्हें और समझ में आ जाए कि एनी मैं कोई मीडियम नहीं चाहिए भाई साहब। बट हाँ एक और चीज़, ये सब पॉइंट्स हैं बच्चों, इनको हम समझते जा रहे हैं। जैसे ये पहला पॉइंट हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, चौथा भी है कि द स्पीड ऑफ EMW मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज decreases by increment of density of medium। है ना, मीडियम। ठीक है बच्चों। अच्छा, इंक्रीमेंट ये भी हमें याद होना चाहिए। अच्छा, और तीसरी चीज़ मतलब नेक्स्ट पॉइंट कि EMW कैन ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। मतलब वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट से चलती है, और स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है बच्चों? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है बच्चों, EMW जो है
वो स्पीड ऑफ लाइट से चलती है किसी भी मीडियम में, मतलब वैक्यूम में, और मीडियम में जाएंगे तो उसकी स्पीड डिक्रीज होगी। यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया। अच्छा ठीक है सर। अब सर एक और बात बताओ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दिखती कैसी है। तो बेटा दिखती तो ऐसी है, वैसे तो हम इसकी चर्चा आगे भी करेंगे लेक्चर में, बट फिर भी अभी बात चली है तो बता देता हूँ। इलेक्ट्रिक कंपोनेंट इस तरह से वाइब्रेट करता है और मैग्नेटिक कंपोनेंट इस तरह से। ये अभी तुम्हें सब समझ में आ जाएगा, चिंता ही मत करो बच्चों, टेंशन मत लो कि सर ये क्या हो गया, ये कौन सा सांप आ गया, सब चीज़ बता दूंगा। वैसे तो आप रिवीजन में पढ़ रहे हो तो ऑब्वियस आपको आता होगा, बट जिनको नहीं आता उनको भी समझ में आ जाएगा। दिस इज़ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड दिस इज़ मैग्नेटिक फील्ड। और बेटा हमेशा प्रोपोगेशन ऑफ EMW is given by, that is an important point, E cross B। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, E क्रॉस B। ठीक है बच्चों, E क्रॉस B से हम डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ EMW निकाल लेते हैं। E क्रॉस B इलेक्ट्रिक कंपोनेंट का वेक्टर प्रोडक्ट मैग्नेटिक कंपोनेंट के साथ। ठीक है बच्चों, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। देखो तो बेटा अब हमें समझ में आने लगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो यहाँ पे सबसे पहला ही जो कंसेप्ट आता है वो आता है, देखो साइंटिस्ट के नाम हैं बहुत सारे कि माइकल फेराडे, ये वो है ना, तो वो हमें मैक्सवेल, तो वो अभी हम डिस्कस धीरे धीरे करेंगे क्योंकि ये वन शॉट बन रहा है, यानी कि ये एक बार में रिवीजन चल रहा है आपका, तो इसलिए थोड़ा सा हम फास्ट चल रहे हैं। ठीक है बच्चों। अच्छा, बट इतना फास्ट नहीं कि तुम्हें समझ में ना आए, तुम्हें सब चीज़ समझ में आएगी। ठीक है, तो बेटा एक सबसे पहली चीज़ आती है डिस्प्लेसमेंट करंट। कौन सा करंट आता है? डिस्प्लेसमेंट करंट। तो आई एम राइटिंग हेयर, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार पक्का आएगा। डिस्प्लेसमेंट करंट बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, इम्पॉर्टेंट। बेटा इसको रिप्रेजेंट किया जाता है बाय अ लेटर ID। ये आएगा इस बार, मैं आऊँगा, ये टॉपिक बोल रहा है 20, 22, 23 बोर्ड्स, है ना, और ढंग से समझो, वैसे भी हमें आना चाहिए, है ना बेटा। तो डिस्प्लेसमेंट करंट ID होता है। तो सर करंट, सर ये डिस्प्लेसमेंट, अरे बेटा करंट दो तरह के होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ लिख देता हूँ। एक तो होता है बेटा कंडक्शन करंट, और एक होता है बेटा डिस्प्लेसमेंट करंट। अरे सर हम तो वो जानते थे AC DC, अरे वो भी है, बट ये अलग चीज़ है, ये तेरे को अभी अभी समझ में आ जाएगा, अभी शुरुआत ही हुई है। एक तो होता है कंडक्शन करंट और एक होता है डिस्प्लेसमेंट करंट। और एक और इम्पॉर्टेंट बात लिख ले कि इट प्रेजेंट इनसाइड या फिर ऐसे ना लिख के ऐसे लिख लो बेटा, इट फ्लो थ्रू द कंडक्टर। ठीक है, और इसमें लिखो, ये इन दोनों का, इसमें लिखो इट प्रेजेंट इन फ्री स्पेस। ये इसका अंतर भी हो गया, वैसे तो और बहुत सारे डिफरेंसेस हैं बट बेसिक। तो कंडक्शन करंट को हम बोलेंगे IC और डिस्प्लेसमेंट करंट को बोलेंगे बच्चों ID। ठीक है, दोनों की यूनिट सेम है, एम्पियर। बाकी तो सब अभी पूरी रामायण है आगे होने को, बट बेसिक पता होना चाहिए कि अच्छा ये सिर्फ कंडक्टर में होता है और ये फ्री स्पेस में होता है, इन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। लो सर, दूसरा चैप्टर की शुरुआत हो गई। अभी तुम देखोगे कि सारे चैप्टर आ जाएंगे इसमें 1 to 7। ये पैरेलल प्लेट्स की कैपेसिटर के बीच में होता है। तो बच्चों हुआ क्या था, मैक्सवेल नाम के साइंटिस्ट थे। सबसे पहले एम्पियर ने एक लॉ दिया था, एम्पियर सर्किटल लॉ, जो कि तुम्हें आता होगा, नहीं आता तो पीछे के लेक्चर्स देख लो। एम्पियर सर्किटल लॉ है ना, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट देख लेना, उसमें है, ये मैंने ही समझाया है। तो ये बोलता था बेटा क्लोज इंटीग्रल लाइन इंटीग्रल ऑफ B.dl
इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। अच्छा, तो इस वाले लॉ को ये बोलता था कि भाई ये मेरा जो लॉ है ये हर जगह वैलिड है। फिर धीरे धीरे चर्चाएं हुई तो सब दुनिया ने मान लिया कि हाँ नहीं साहब, एम्पियर जी जो है बिल्कुल सही बोल रहे हैं। बट एम्पियर जी को उलझा दिया मैक्सवेल जी ने। कैसे? देखो, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा। उन्होंने क्या करा बेटा, एक ये कैपेसिटर प्लेट ली। सर ये कैसी गोल गोल प्लेट? बेटा गोल गोल से और इससे हमें मतलब नहीं है कि सर स्क्वायर लेनी है कि नहीं। और बेटा उन्होंने क्या करा, यहाँ पे बैटरी लगा दी और एक की लगा दी। इस तरह का सर्किट बनाया। ये प्लस था और ये माइनस। इस की को सबको पता है कि इस प्लेट का नाम रख दिया प्लेट 1 और इस प्लेट का नाम रख दिया प्लेट 2। तो हमें पता है जैसे हम की को टैप करेंगे चार्जेस यहाँ पर स्टोर होंगे। मान लेते हैं यहाँ पर हो रहे हैं प्लस चार्ज स्टोर, ठीक है। तो यहाँ पर अपने आप नेगेटिव चार्ज स्टोर होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो जितनी देर के लिए भी ये करंट फ्लो हुआ, सर ये तो करंट सैचुरेट हो जाएगा। हाँ बेटा, क्योंकि करंट इधर से इधर थोड़ी जाएगा, क्योंकि बीच में तो हवा है। अब करंट को जाने के लिए यानी इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए तो कंडक्ट कुछ चाहिए यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए। तो पता है हुआ क्या बच्चों, बहुत मस्त फिनोमेना यहाँ पर हुआ कि जब कंपास को यहाँ पे रखा गया, कंपास जानते हो? हाँ सर, नॉर्थ साउथ, हाँ। तो बेटा वो डिफ्लेक्ट हुआ। वैसे तो मैंने सिखा चुका हूँ 4th चैप्टर में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट किस तरफ होगा, नॉर्थ पोल की तरफ, नॉर्थ पोल ऑफ द हैंड ऑफ द पर्सन। पूरा एक लॉ था एम्पियर स्विमिंग रूल, उसको सीख सकते हो। बट हाँ ये डिफ्लेक्ट हुआ तो सबको समझ में आया कि हाँ इसके चारों तरफ यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बना, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बना। कब तक बना? जब तक करंट फ्लो हुआ। करंट जैसे ही चार्ज स्टोर हो गए, करंट बहना बंद हो गया, ठीक है बच्चों। तो हम उस वक्त की बात कर रहे हैं जब ये स्टेडी स्टेट नहीं आई। कैपेसिटर में कौन सी स्टेट नहीं आई? स्टेडी स्टेट, ठीक। फिर हमने स्विच खोल दिया वापस, ठीक है। अब सर अब क्या होगा? तो देखो यहाँ रखा तो यहाँ तो नॉर्थ और साउथ डिफ्लेक्ट हुए, बट यहाँ रखा तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही हुई कि यहाँ भी वही सेम डिफ्लेक्शन आया जो यहाँ आया था। तो सर यहाँ तो इसलिए आया था क्योंकि यहाँ करंट फ्लो हो रहा था ऐसे IC। कौन सा करंट? IC। तो उसकी वजह से आया। बट यहाँ तो कोई मीडियम ही नहीं है तो कोई भी करंट फ्लो नहीं हो सकता। बट फिर भी क्या हुआ कि बच्चों डिफ्लेक्शन हुआ और उतना ही हुआ जितना यहाँ हुआ था। तो फिर मैक्सवेल ने सोचा कि यार यहाँ पर कुछ चीज़ तो नहीं है, बट वो वही सेम इफ़ेक्ट जनरेट कर रही है जो कि करंट IC कर रहा है। तो यहाँ पर कोई भी फ्लो ऑफ चार्जेस, फिजिकल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो उन्होंने इस जगह पर इस चीज़ को डिस्प्लेस करते हुए एक नाम दिया जिसका नाम था डिस्प्लेसमेंट करंट। और एक बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बात कि डिस्प्लेसमेंट करंट इज़ ऑलवेज फ्लो इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ कंडक्शन करंट। वेरी इंपॉर्टेंट। सर कैसे? यहाँ पे क्या बन गया? इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड जानते हो प्लस से माइनस की तरफ बनता है। हाँ सर। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड है ये। कौन सा फील्ड है? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब धीरे धीरे देखो, मैं ये वन शॉट है तो मैं समझ में आ जाएगा, पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तुम्हारे। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट करंट इज ऑलवेज अपोजिट फ्लो इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ IC। सर ऑलवेज नहीं, जब ग्रो करते वक्त, क्योंकि बेटा ये बनता है किसकी वजह से? ये बनता है फ्लक्स चेंज की वजह से। और बेसिकली आप ये समझ लो, फ्लक्स भी छोड़ दो, आप तो ये समझो कि बस हाँ वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होता है यहाँ पर। कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बेटा? वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो से बढ़ता जाता है, उसकी वजह से ऐसा होता है और उसको हमने क्या बोल दिया गया? डिस्प्लेसमेंट करंट। तो मैक्सवेल ने ये बोला कि ये जो है, ये जो इक्वेशन है ये इनकम्प्लीट है, ये इनकम्प्लीट है। तो सबने बोला कि भाई साहब फिर कंप्लीट करो। तो उन्होंने जो कंप्लीशन दिया वो ये था बच्चों, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इनकम्प्लीट है। तो उन्होंने कंप्लीट ऐसे किया कि क्लोज इंटीग्रल ऑफ B.dl इज इक्वल्स टू म्यू नॉट IC प्लस ID, ऐसे दिया। म्यू नॉट B.dl म्यू नॉट IC प्लस ID, ऐसा बोला। अच्छा सर ऐसा बोल दिया? हाँ। तो बेटा ये वाला जो था ना बच्चों, ये वाला जो है ये है, इसको बोला गया, इसका नाम भी है, वैसे आगे आएगा बच्चों, बट फिर भी मैं यहाँ साथ साथ में लिख दूँ तो कोई बुराई नहीं है। इट इज़ द करेक्टेड, इट इज़ द करेक्शन या करेक्टेड लॉ बाय मैक्सवेल ने इसको करेक्ट किया।
उसने बोला कि ये अधूरा है क्योंकि यहाँ पर C आ रहा है, तो ये यहाँ वैलिड है, यहाँ वैलिड है, यहाँ वैलिड है, यहाँ वैलिड है, बट यहाँ तो कोई करंट ही नहीं है। तो यहाँ पर अगर एम्पीरियन लूप लूँगा तो उसके अंदर तो कोई करंट आएगा ही नहीं, तो यहाँ पर तो ये सब ज़ीरो है। बट ऐसा नहीं था, क्योंकि ये जो मैग्नेट था वो डिफ्लेक्ट किया, इसका मतलब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी बना और मैग्नेटिक फील्ड भी बना, उसकी वजह से यहाँ डिफ्लेक्शन हुआ। और वो सारे इम्पैक्ट वही आ रहे थे जो इस पॉइंट पर करंट कर रहा था, वही सब चीज़ यहाँ शो हुई इन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। तो उन्होंने इसका नाम दिया डिस्प्लेसमेंट करंट। हमेशा उल्टा हो ऐसा नहीं, बट हाँ आईसी ऐसे जब करंट राइज करेगा तो ऐसे होगा, और जब फॉल करेगा तो इन द अपोजिट डायरेक्शन। क्या यहाँ तक की बात क्लियर है बच्चों? तो यहाँ तक की सारी बातें आप इसको लिख लो अपने नोट्स में। तो बेटा अब इसका एक्सप्रेशन और देखते हैं हम लोग। तो वैसे तो मुझे याद है, तुम्हें भी याद होना चाहिए कि आई डी इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ डी फाई ई बाई डी टी, यानी चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एप्सिलॉन नॉट मतलब परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। ये होता है बच्चों असली में एक्सप्रेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, देखो है ना बच्चों। अच्छा, ये आया कहाँ से? तो बच्चों ये आया ऐसे कि प्लेट जो होती है ना, कैपेसिटर की जो प्लेट्स होती हैं बच्चों, वो क्या बनाती है? इलेक्ट्रिक फील्ड बनाती है। और इनके सेंटर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वो बनता है बच्चों E बराबर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा की वैल्यू तुम जानते हो, मैं इसका डेरिवेशन बता रहा हूँ कहाँ से आया, क्योंकि हम बोर्ड्स के हिसाब से पढ़ रहे हैं। बोर्ड्स में तो डेरिवेशन भी पूछ लेता है, तब हम क्या करेंगे? सिग्मा की वैल्यू होती है बेटा Q बाय A और एप्सिलॉन नॉट पहले से। तो यहाँ से Q की वैल्यू आ रही है प्यारे बच्चों, देखो इसको इधर पहुँचा दो तो E A एप्सिलॉन नॉट। और बेटा ई ए को तुम क्या बोलते थे फर्स्ट चैप्टर में? हाँ सर, ई ए फ्लक्स होता था ना, यहाँ लिख दो फ्लक्स फाई ई। अब तुम ये मत बोल देना कि सर हम तो ना ये जानते थे गॉस थ्योरम से। अरे बेटा ठीक है, गॉस थ्योरम से शुरुआत कर लेते हैं। वो होती थी ना फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, वो कर लो, ऐसे कर लो। बट मैंने इसलिए रिलेट इसलिए किया ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेट किया, इसीलिए मैंने इसको यहाँ से शुरू किया। अच्छा सर अब क्या करें? अब बेटा इसको डिफरेंशिएट कर दे। सर क्यों करेंगे सर? हमें कैसे ध्यान आएगा एग्ज़ाम में कि डिफरेंशिएट करना है? डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। सर क्योंकि बेटा हमें करंट की चर्चा किस पे हो रही है? करंट पे हो रही है। करंट कैसे बनाएगा? Q बाई टी करंट होता है, तो इसलिए तो यहाँ पे आ गया बेटा डी क्यू बाई डी टी। और यहाँ पे क्या आ गया बेटा? एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट और डी फाई ई बाय डी टी। हाँ ना बोलो बच्चों? यस सर, ठीक है। अब इसका देखो, इसके रूप देखो। एक तो आपको रूप मतलब मीन्स डिफरेंट फॉर्म्स। एक तो आपको ये वाली फॉर्म याद होनी चाहिए, फर्स्ट फॉर्म। अरे हाँ लिख लेना, इट इज़ फर्स्ट फॉर्म। सेकंड फॉर्म देख, जो कि न्यूमेरिकल्स के लिए इंपॉर्टेंट है। सर किसके लिए? न्यूमेरिकल्स के लिए। न्यूमेरिकल्स नंबर मत समझ लेना, पूरा लिख लेना, न्यूमेरिकल्स। देख सर कैसे? देख एप्सिलॉन नॉट है ना, इधर से इधर, इधर से इधर, डी बेटा फाई ई को क्या लिख सकता है? ई ए अपॉन डी टी, है ना। तो तू क्या कर, एप्सिलॉन नॉट, एरिया तो प्लेट्स का कांस्टेंट है ना बेटा, उसको बाहर निकाल दे, तो डी ई बाई डी टी। अब देख तू सेकंड चैप्टर में जानता था क्या कि सर E बराबर तो होता है V बाय एल। यहाँ पे इन प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस को मैं ले रहा हूँ D, तो यहाँ पे लिख दूँ V बाय डी। इसको उठा के इसमें पुट कर दे बेटा इसमें, तो देख क्या आएगा? एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। सर D बाहर क्यों? अरे बेटा टाइम के रेस्पेक्ट में कर रहा है तो सिर्फ पोटेंशियल वेरी करेगा, D कांस्टेंट है, डिस्टेंस बाहर निकाल दी D, ठीक है। आ गया बेटा डी वी बाई डी टी। तो ये एक और फॉर्मूला आ गया जो तेरे को और याद होना चाहिए बच्चे। आई बात समझ में? अब इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। यार बोर्ड ही भर गया, चल दूसरे पेज पे लिखते हैं। देख दोबारा सही बता देता हूँ। ओहो देख फटाफट देख, अब है ना, जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। आई डी बराबर एप्सिलॉन नॉट डी ई ए लिख दिया था अपॉन डी टी। फिर हमने क्या करा बेटा? एप्सिलॉन नॉट ए को बाहर निकाल दिया, डी ई बाई डी टी। फिर बेटा हमने
ये पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है फर्स्ट चैप्टर में, E इज इक्वल्स टू सेकेंड चैप्टर में V/d। सर D क्यों लिया? क्योंकि यहाँ D डिस्टेंस ले ली, वहाँ V/L होता है, माइनस भी होता है, इसको पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं सेकेंड चैप्टर में। तो यहाँ पे लिख दिया हमने ε0 A, D बाहर आ गया और यहाँ आ गया dV/dt। यहाँ चल रहा है ID, क्या चल रहा है बच्चों? ID। अब देख ये आ गया। अच्छा सर ये देखो, गौर से देखा तो यार ये तो C है। अरे C मतलब समझ गए, वो C नहीं, C मतलब कैपेसिटर, C dV/dt। ठीक है बेटा, C को नीचे ले आओ रे, तो ID अपॉन C बच्चों dV/dt। हाँ ना बोलो? यस सर। तो एक और नया फॉर्मूला। सर ये सब ऐसे बनते कैसे जा रहे हैं? तो ये भी याद होना चाहिए। क्यों याद होना चाहिए? क्योंकि बेटा ये भी पूछ लिया, न्यूमेरिकल्स में काम आता है। इन द फॉर्म ऑफ, दिस फॉर्मूला इज इन द फॉर्म ऑफ कैपेसिटेंस, ID एंड पोटेंशियल। दिस इज पोटेंशियल। लिख दूं क्या? हाँ सर लिख ही दो, पूछा ही मत करो सर, लिखते ही जाया करो। पोटेंशियल और दिस इज कैपेसिटेंस। न्यूमेरिकल हाँ कराएंगे, तभी तुम्हें समझ में आएंगे। दिस इज डिस्प्लेसमेंट करंट। यहाँ तक की बात समझ में आ गई बच्चों? तो जल्दी से इसको नोट करो, फिर हम बढ़ते हैं आगे के टॉपिक की तरफ। तो फिर देखो बच्चों, अब बोर्ड्स में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं यहाँ बोर्ड्स के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ इसलिए, तो आप बोर्ड्स के हिसाब से ही पढ़े, है ना। देखो अब बोर्ड्स का एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। ये देख, कंसिस्टेंसी के बारे में पूछा जाता है। कंसिस्टेंसी, सर ये क्या बीमारी है? अभी बताते हैं। कंसिस्टेंसी क्या होता है, देखना ध्यान से देखना। ये देख, दो प्लेट्स कैपेसिटर की। सर आप ऐसी पट्टी बना दी? हाँ बेटा, क्योंकि हम ड्राइंग की क्लास में नहीं हैं। ठीक है, यहाँ आ गए प्लस, है ना बेटा। यहाँ कौन आ गए? प्लस। ये तो पता है ना? हाँ सर, ये प्लस ये माइनस। ठीक है, तो देख बेटा, यहाँ लगाओ एम्पियर सर्किटल लॉ को पॉइंट ए पर, तो वो वैलिड था क्योंकि एम्पीरियन लूप ऐसे लगेगी। तो एम्पीरियन लूप है, इसके अंदर करंट है। हाँ है सर, इसके अंदर करंट है। ठीक है, यहाँ करंट है आई। अच्छा, यहाँ लगाओ लगेगी, यहाँ लगाओ लगेगी। लूप के अंदर करंट आएगा ही आएगा क्योंकि लूप बनेगी और करंट वायर आएगा। पर यहाँ लूप बनाई, लूप है भाई साहब, ये एम्पीरियन लूप। एम्पीरियन लूप, सर ये क्या बीमारी है? जाके देख ले चैप्टर नंबर 4, अभी तो उसी का काम हो रहा है सारा। तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड बन रहा था? हाँ बन रहा था। तो यहाँ पे देखा तो यहाँ तो कोई करंट ही नहीं। अब करंट नहीं है तो बेटा आपको पता है B.dl इज इक्वल्स टू ये होता था μ0I। ये कौन सा करंट था? इनसाइड द एम्पीरियन लूप। यहाँ करंट नहीं है तो ये ज़ीरो हो गया, तो सारा खेल खत्म हो गया। जबकि प्रैक्टिकल में ऐसा नहीं हो रहा था, जब यहाँ कंपास रख रहे थे तो वो डिफ्लेक्ट कर रहा था, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड बन रहा था। तो यानी कि सारी चर्चाएं हो गई। तो ये वाली चीज़ बोली कि भाई साहब ये कंसिस्ट नहीं है, ये यहाँ तो लगता है, यहाँ लगता है, यहाँ लगता है, यहाँ लगता है, बट यहाँ नहीं लगता, जबकि यहाँ लगना भी चाहिए। तब आए मैक्सवेल, तो उन्होंने करेक्ट किया था। तो मैक्सवेल ने कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए क्या बोला? B.dl, वापस से लिख रहा हूँ, पहले भी बता चुका हूँ, बट कंसिस्टेंसी को समझाना चाह रहा था मैं। तो उनके हिसाब से क्या हुआ बच्चों? μ0IC प्लस ID। बच्चों ये वन शॉट है, रिवीजन क्लास है बोर्ड्स की, इसीलिए इतना शॉर्ट में पढ़ा रहा हूँ, वरना बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। बट अभी क्या है, इतना ही समझ में आ जाता है बच्चे को, क्योंकि अब वो 2 बार पढ़ चुका है पहले इस चैप्टर को। जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए भी अच्छा है कि अगर उसको यहीं से लर्न करते जाए, बट जो दूसरी तीसरी बार पढ़ रहे हैं उनके लिए रिवीजन की तरह हो रहा है, क्योंकि ये बोर्ड रिवीजन वन शॉट है बच्चों, है ना। अब सुनो, तो ये आ गई। तो इससे ये पता चला कि यार, अब तुम कई बच्चे के मन में ये आ रहा होगा वहाँ बैठे बैठे कि सर IC और ID बराबर होते हैं। और एक और चीज़ ये भी लिख लो, IC और ID इम्पॉर्टेंट बराबर होते हैं सर ये तो बहुत जादू हो जाएगा यहाँ पे। तो क्यों? क्योंकि IC और ID बराबर हो जाएंगे तो ये क्या हो जाना चाहिए? 2ID। ये ऐसा हो जाना चाहिए ना बच्चों, B.dl इज इक्वल टू μ0 2I। भाई बराबर हैं तो C और D हटा दिए, 2I लिख दिया। सर करंट दुगना हो जाएगा क्या? सर करंट दुगना हो जाना चाहिए आपके हिसाब से। तो बेटा ये भी लिख ले, ये गलत है, इट इज़ रॉन्ग। सर क्यों? अब वो भी देख, इट इज़ रॉन्ग, गलत है भाई साहब। सर कैसे? देख बेटा, इसके हिसाब से ये जो स्टेटमेंट है सही है, बट ये गलत है। क्यों गलत है? देख, अब मेरी बात सुनना। उन्होंने ये बोला कि एक टाइम पर एक ही रहता है,
जब तू कंडक्टर के अंदर बात करेगा तो IC रहेगा, यहाँ IC, यहाँ IC, यहाँ IC, यहाँ IC, यहाँ सब जगह IC। बट जहाँ तू फ्री स्पेस में बात करेगा वहाँ IC की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो यहाँ पे बच्चे ये आया आप समझ, सर यहाँ पे बीच में IC की वैल्यू 0 हो जाएगी और ID जो है वो रहेगा। तो बेटा देख यहाँ पर बाहर ID की वैल्यू 0 हो रही है, IC है अंदर ID, तो एक टाइम पे एक ही करंट रहता है। अच्छा, इसी की वजह से कंसिस्टेंसी आई। अब आया समझ में? हाँ सर, कि एम्पियर सर्किट लॉ अब हर जगह वैलिड था। तो ये किसने करेक्शन किया? मैक्सवेल जी ने। क्या तुम्हें समझ में आया बच्चों? हाँ ना बोलो? यस सर। तो बेटा ये चीज़ आप याद रखो और ये करंट का फॉर्मूला याद रखो। डेरिवेशन मैंने तुम्हें सिखा ही दिया। अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब जो मैक्सवेल जी थे उन्होंने बोर्ड्स के लिए इम्पोर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम आ सकता है 2022-23। सर कैसे? देखो कि बेटा मैक्सवेल ने क्या है, 4 इक्वेशन दे डाली। मैक्सवेल 4 इक्वेशंस, बहुत फेमस। अब मैं इसको डिटेल में नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि बेटा ये वन शॉट है ना, थोड़ा जल्दी जल्दी समझाएंगे। वन शॉट वीडियो भी बनाऊंगा तब मतलब डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा तो डिटेल्ड में ही मज़ा आएगा। मैक्सवेल्स 4 इक्वेशन, तो पहली बोली गई क्या? पहली बोली गई भाई गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। सर ये तो गॉस ने बनाया था। हाँ बेटा गॉस ने बनाया था, बट अब देखो इसके पीछे बहुत बड़ी चर्चा है। डिटेल्ड क्लास में तो सब बताते ही हैं बट यहाँ पे अभी नहीं बता रहे हैं। गॉस लॉ तो वो था क्लोज इंटीग्रल ऑफ E डॉट dA इज इक्वल्स टू क्या था बच्चों? Q डॉट dA इज इक्वल्स टू, तुम्हें पता है गॉस लॉ का Q बाई एप्सिलॉन नॉट है ना। तो यहाँ पे लिख दो Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ये हो गई मैक्सवेल की पहली इक्वेशन। ये दी थी गॉस ने, बट इनको सिस्टमाइज़ किया। सिस्टमाइज़ मतलब बेटा पहले क्या होता था कि पहले की स्टडी के हिसाब से ऐसा समझा जा रहा था कि यार इलेक्ट्रिक फील्ड अलग चीज़ है, मैग्नेटिक फील्ड अलग चीज़ है। मैक्सवेल ने एक जादुई कारनामा करके दिखाया कि उन्होंने बोला कि जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगा, जहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगा वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो दुनिया को समझाया तो उन्होंने क्या करा, सारी रूल्स को एक लूप में बना दिया। तो उन्होंने बोला कि यार गॉस थ्योरम कोई अलग नहीं कह रहा है, वो इसका आधा पार्ट कह रहा है क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कह रहा है। किसके बारे में कह रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। दूसरी चीज़ फिर आता है बेटा गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। सर ये कब पढ़ाया? ये बेटा 5th चैप्टर में पढ़ाया, जाके देख ले वीडियो पीछे। ठीक है बच्चे? अच्छा, ये क्या कहता था? ये कहता था भाई साहब क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ B डॉट DL, इस गोले को बोलते हैं क्लोज्ड, इज इक्वल्स टू 0 हैं। सर ये तो बिल्कुल ही नया हो गया। हाँ बेटा, इसका एक्सप्लेनेशन पूछ लिया जाता है तो एक्सप्लेनेशन मैं यहीं पे लिख दूँ? सर यहाँ पे लिख दो। पहले समझा देता हूँ कि बेटा इलेक्ट्रिक ये ऐसे समझ, ये कोई एरिया है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से एंटर हुई, यहाँ से एग्जिट हुई। हाँ सर, मतलब ये मत सोचना कि सर ऐसे क्यों इधर से होती तो। अरे बेटा मैं कंसेप्ट सिखा रहा हूँ, ये है ना। अच्छा तो बेटा एक बात बता कि ये जो गई ये वापस घूम के ही तो आ जाएगी। हाँ सर, ये भी ऐसे है, ये भी ऐसे, ये भी ऐसे। तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसी अगर मान ले 4 1 2 3 4 एंटर हो रही हैं तो 4 ही एग्जिट हो रही हैं, तो किसी भी टाइम पर इसमें नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन कितनी है? सर जो पास कर रही हैं वो तो 4 हैं, बट है क्या उसमें प्रेजेंट उस वक्त? जितनी आ रही हैं उतनी जा रही हैं। तो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है, द सम ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड अ क्लोज लूप इज 0। दैट्स वाई दिस स्टेटमेंट, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ बच्चों मैक्सवेल ने सेकेंड इक्वेशन ये बताई। अब देख थर्ड इक्वेशन क्या थी? थर्ड इक्वेशन थी फैराडे को उसने बैठा लिया अपने साथ। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उन्होंने सबको जोड़ दिया बेटा, इसीलिए चैप्टर क्या है? सबका सम है, मैग्नेटिक इंडक्शन। थर्ड इक्वेशन वो थी। सर वो क्या थी? अब तो तुम्हें आती ही होगी। हाँ सर ये तो हमें पहले से आती थी बट हमें ये नहीं पता था। खैर पता था तुम क्योंकि रिवीजन क्लास में हो। तो बेटा ये आई थी क्या कि उन्होंने बोला कि B डॉट DL
बी डॉट डी एल समझ गए? बी डॉट डी एल का मतलब समझे? या फिर नहीं, उन्होंने उसके बारे में बात करी थी ना, एक सेकेंड बेटा, इंड्यूस्ड ईएमएफ के बारे में ना। उन्होंने बोला ई डॉट डी एल इज इक्वल्स टू ई डॉट डी एल इज इक्वल्स टू, ये था हमारे पास चेंज इन फ्लक्स, तो कितना होता था ई एम एफ माइनस डी फाई ई बाय डी टी, माइनस डी फाई ई बाय डी टी। बी, ये बी है बच्चों, है ना, ये था। तो सर ये तो हमें पता था, हाँ बेटा, फ्लक्स इन चेंज, तो इसको हमने ऐसे भी लिख दिया। तो ये था माइनस डी फाई बी बाई डी टी, फ्लक्स चेंज, इंड्यूस्ड ई एम एफ था ना बच्चों। हाँ, तो ये आप दोनों लिखे ना, ये एक लिखे हो वैसे तो थर्ड वाली, बट ये भी ऐसे भी लिख सकते हो, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसको भी ई के बराबर कर दो। ये कौन सा है? इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्या तुम्हें समझ में आ गई बच्चों? और चौथी इक्वेशन उन्होंने ये लिख दी जो तुम समझ गए, इसको बोला गया मैक्सवेल्स करेक्टेड छोड़ो, मैक्सवेल एम्पियर सर्क्यूटल लॉ है सर। बनाया तो सर एम्पियर जी ने था, बट नाम आ गया मैक्सवेल का, क्योंकि इन्होंने करेक्ट कर दिया था बेटा। बेसिकली इट इज़ अ करेक्शन। तो क्या था वो तुम्हें पता है, बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी। तो ये चौथी इक्वेशन हो गई। तो बेटा मैक्सवेल ने चारों इक्वेशंस को आपस में इंटर रिलेट कर कर पूरी थ्योरी बनाई, जिसको हमने बोला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो आपको ये मैक्सवेल की चारों इक्वेशन आनी चाहिए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है बेटा, नए पे चलते हैं। तो अब मैं आपको एक चीज़ें समझा रहा हूँ कि बेटा ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड and varying magnetic field creates इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चों ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक, अगर वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो मैग्नेटिक फील्ड बना देगा, और मैग्नेटिक फील्ड अगर वेरी कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बना देगा। तो इसी बात पे EMW वेव का बेसिक्स है। तो मैं आपको इस चीज़ को समझाता हूँ, पहले सेकंड स्टेटमेंट को। पहली वाली तो आपको पता होगी, सेकंड वाली को मैं बताने की कोशिश करूँगा आपको, और आपको देखना समझ में भी आएगी। जैसे बेटा ये एक तार है, तार क्या होता है? अरे वायर है बेटा। हाँ, इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ठीक है। अच्छा, हम कुछ ऐसा सेटअप कर दें कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो इसके ये क्रॉस सेक्शन एरिया है बेटा, इसमें से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वेरिएबल हो जाए। सर कैसे करेंगे सर, अब क्या होगा? अरे बेटा वो तो मैग्नेट की स्ट्रेंथ को चेंज करते जाओ, मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग करते जाओ, सोलेनॉइड लगा दो, तो वो सब चीज़ें मैं इसमें से जाने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन को स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ। तो अगर मैं इसको यहाँ से देखूँ तो बेटा क्या दिखेगा? देख, मेरी आँख यहाँ रखूँ, अब मैं इसको थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? जूम। कितना? 8x पे चल रहे हैं। तो देख ऐसा दिखेगा तेरे को ये वायर, क्रॉस सेक्शन एरिया। वाह सर, परफेक्ट गोला ही बना दिया। और देख मैग्नेटिक फील्ड ये जा रहा है इसके अंदर, मान ले। सर अंदर ही क्यों लिया, बाहर ले लो। अरे बेटा कहीं ले ले, हमें तो सिर्फ कंसेप्ट को समझना है। ध्यान सुनना। सर ये क्या है? ये बेटा क्रॉस सेक्शन एरिया, जब तू यहाँ से देख रहा है ये वाला एरिया ऐसा। और मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? इसमें बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? बढ़ रहा है या घट रहा है, दोनों में थ्योरी सेम रहेगी। बस तू एक बात समझना कि वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड लेना है। क्यों सर? यहाँ लिखा हुआ है वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, तब ही करेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट। अगर कांस्टेंट होगा तो नहीं करेगा। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट। कांस्टेंट नॉट क्रिएट एनीथिंग, नॉट क्रिएट एनी इफेक्ट। सर ये क्या बात हुई? हाँ बेटा, इसलिए तो कहते हैं काम करते रहो, आगे बढ़ते रहो। कांस्टेंट रहे तो निपट गए, आपको करते रहना है, ठीक है। चलो वो चीज़ अलग है। देखो अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड अंदर बढ़ रहा है। सर इसमें ये क्या है बताओ? ये क्या है सर? गोला है। सर क्या गोला है? ये बेटा इसमें इलेक्ट्रॉन्स है, मस्त।
सर ये कहाँ से आ गए? बेटा कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन तो मस्त रहते ही हैं, कंडक्टर है तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, बहुत सारे हैं, हर जगह है। हाँ सर, अब आई बात समझ। अब देखो ये बिल्कुल सुंदर सा डायग्राम बनता जा रहा है धीरे धीरे, है ना। तुम देखते आना, बस कंफ्यूज मत हो जाना, है ना। कौन सा कलर ले लो थोड़ा सा। अब हम समझते हैं। बेटा एक बात बता तू कि चार्ज को मोशन, मोशन मतलब चलाना, मोशन कौन करा सकता है? कौन करा सकता है? तो बच्चों अब तुम ये सोच रहे होगे कि सर इसका आंसर क्या है। तो देखो इसका आंसर बताता हूँ बेटा, कि इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पर फोर्स लगाता है, जिसको हम बोलते हैं क्यू, एफ बाई क्यू, एफ बाई क्यू। तो एफ की वैल्यू आती है हमारे पास क्यू ई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर इलेक्ट्रॉन रेस्ट पर भी है तो उस पर फोर्स लगता है, और ये फोर्स मोशन कराने के लिए काफ़ी है। तो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर चार्ज रेस्ट पर भी रहता है तो भी उस पर फोर्स लगता है, जिसकी वजह से वो चलना शुरू करता है। तो इलेक्ट्रॉन को चलाता कौन है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड। जबकि मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स का फॉर्मूला आता था बच्चों क्यू वी बी साइन थीटा। सर पुरानी बातें याद दिला रहे हो? हाँ बेटा, वेलोसिटी का होना ज़रूरी है। अगर वेलोसिटी ज़ीरो है तो बेटा फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इज़ ज़ीरो, बट फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ नॉट ज़ीरो। तो इसका मतलब अगर यहाँ पर ये चार्ज हैं, मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है, तो बेटा इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को कौन चला सकता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ध्यान सुनना, देखो बहुत सिंपल सी कहानी समझ में आएगी। तो सर आप जैसे जैसे इसमें अंदर जाता हुआ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, अंदर जाता हुआ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है। तो देखो अब 6 चैप्टर को अटैच कर रहा हूँ। तो बेटा अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ ने बोला कि अंदर जाता मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है किसी एरिया में, तो इसमें ऐसा करंट जनरेट होगा जो कि अंदर जाते करंट को कम करेगा। तो अगर हम ऐसे कर लें, ऐसे, तो अंगूठा बाहर आ रहा है तो करंट बेटा ऐसे बहेगा, करंट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ आई। अलग कलर से लूँ थोड़ा सा ना, ताकि तुम्हें समझ में आए। आई की डायरेक्शन इधर ऐसे होगी, आई की डायरेक्शन, ध्यान सुनना, ऐसे, ये रेड वाली आई की डायरेक्शन है। सर ये कौन सा करंट है? इंड्यूस्ड करंट। अच्छा, तो इंड्यूस्ड करंट ऐसा हुआ, आई यहाँ लिख देता हूँ, इंड्यूस्ड। देखो बच्चों मज़ा आएगा जब तुम्हें समझ में आएगा, जब तुम्हें लगेगा हाँ यार मज़ा आ गया। इंड्यूस करंट की डायरेक्शन। अब करंट की डायरेक्शन के उल्टा भागते हैं इलेक्ट्रॉन के सीधा। तो सर ये तो फिर बना के दिखाओ सर हमें। तो ये ले, एक सर्किट है, ये प्लस ये माइनस, तो करंट की डायरेक्शन ऐसे, तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ऐसे। इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन उल्टी लेते हैं ना बेटा। तो अगर करंट ऐसे जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन इधर भागेंगे, ओ इलेक्ट्रॉनों पर फोर्स इधर पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन किधर भागते हैं? सर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है और यहाँ इलेक्ट्रॉन रखा है, तो वो इधर भागता है, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेटा इसका मतलब यहाँ ध्यान सुनना अब। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रहा है? अनवर्ड। मैग्नेटिक बी किधर है बच्चों? इनवर्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड देखो कैसे आ रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड करंट की डायरेक्शन में आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी डायरेक्शन में आएगा? करंट की डायरेक्शन में, तभी तो इलेक्ट्रॉन उल्टा भागेंगे, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे कैसा है? सर इधर है। इस पॉइंट पे सर इधर। कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड। इस पॉइंट पे इधर। अच्छा, तो इस पॉइंट पे सब ऐसे 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 सब देखा हमने। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा आ गया? सर्कुलर आ गया बेटा। कैसा आ गया? सर्कुलर, ऐसे आ गया। सबका नेट निकालेंगे ना भाई, यहाँ भी पॉइंट है, यहाँ भी पॉइंट है, यहाँ भी पॉइंट है, इस पॉइंट का इधर होगा, इस पॉइंट का इधर, इस पॉइंट का इधर, इस पॉइंट का इधर, इस पॉइंट का इधर, इस पॉइंट का। और जब हम बहुत छोटा करके देखेंगे तो हमें कैसा लगेगा? गोल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूँ घूम रहा है, बट किसी पॉइंट पे देखना चाहें तो ड्रॉ अ टेंजेंट। तो तुम्हें समझ में आ गया कि यहाँ से एक चीज़ बात पता पड़ी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड हो गया। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो तुमने तो बस मैग्नेटिक फील्ड को वेरी कराया था, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया बच्चों। और कितना बना? उतना ही बना। तो यहाँ से एक बात पता चली कि देखो बी किधर जा रहा है? अंदर। और इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे इस पॉइंट पे देखो, बी कहाँ है? अंदर, और इलेक्ट्रिक फील्ड यूँ, दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90। तो E इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू बी। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट निकल के आया यहाँ से, इम्पॉर्टेंट, कि जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं।
और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में भी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। क्या तुम्हें ये बात समझ में आ गई बच्चों? हाँ ना बोलो जल्दी से। ठीक है, आगे चलते हैं। तो चलने से पहले एक बार पहले वाला ही बता ही देता हूँ तुम्हें, ये कैसे बना। तो ये देखो भाई, ये दूसरे का एक्सप्लेनेशन था। पूरा किसका था? दूसरे का। पहले का देखो बेटा, ये प्लेट्स है कैपेसिटर की। भाई एक्सप्लेनेशन आ जाए तो थोड़ा फील आ जाता है सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट ऐसा लगता है समझ में आ रहा है, जैसे प्लस 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 माइनस माइनस। तो बेटा क्या ये सारे साथ एक साथ आ गए क्या? नहीं सर, पहले एक आए फिर दो आए, मतलब एक दो का मतलब वो तो हम बोल रहे हैं, बट ये धीरे धीरे इंक्रीज हुए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनना शुरू हुआ। और सैचुरेशन नहीं, स्टेडी स्टेट नहीं, ध्यान रखना। डिस्प्लेसमेंट करंट जब कब तक रहता है? जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करता है, ध्यान रखना। यहाँ लिख दूं क्या? हाँ सर, डिस्प्लेसमेंट करंट ओनली एग्जिस्ट when electric field is varying, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बच्चों, क्योंकि देखो ये रिवीजन क्लास हो रही है, तुम ऐसे भी लिख लोगे ना, और जब पढ़ना शुरू करोगे तो तुम्हें सब चीज़ समझ में आने लग जाएगी। तो देखो अब मैं इसको समझा देता हूँ कि बेटा डिस्प्लेसमेंट करंट जब तक रहता है जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करे। कांस्टेंट हो जाएगा तो नहीं करेगा। तुम जानते हो कि ये करंट चार्जेस आते जा रहे हैं, एक्यूमुलेशन हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि इसकी वजह से यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट करंट ऐसे बना था, और डिस्प्लेसमेंट करंट बना, अगर बना तो उसके चारों तरफ बेटा मैग्नेटिक फील्ड भी तो बनेगा, क्योंकि जहाँ करंट होगा वहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगा ही होगा। ये तो हमने पूरा 4th चैप्टर पढ़ चुके हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स के, मतलब ये दोनों टॉपिक्स के मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिए इस जगह पर। ठीक है बच्चों? तो बच्चों अब देखो मैक्सवेल प्रेडिक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्रेडिक्शन मतलब समझते हो कि जब तक डिस्कवर नहीं हुई थी, डिस्कवर तो बहुत लेटर हुई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं ऐसा, बट मैक्सवेल ने तो पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था। क्या कर दिया था? देखो उसने 2 बातें प्रेडिक्ट कर दी थी, जिसमें से एक को तो वो प्रूफ कर पाया था, बट दूसरी को प्रूफ नहीं कर पाया था। कर पाए थे, नॉट था, सॉरी। तो मैक्सवेल प्रेडिक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, पहला उन्होंने बोला कि टाइम वेरिंग है ना बच्चों, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड creates varying मैग्नेटिक फील्ड। वैसे तो मैंने तुम्हें दोनों चीज़ें अब समझा दी हैं कैसे हुई थी, बट फिर भी लिख लो, नोट्स तो पूरे होने चाहिए। और दूसरा ये था कि टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड creates varying इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई मैंने तुम दोनों, मतलब दोनों कंसेप्ट यहाँ सिखाए थे। इसमें समझ में आया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे बना, और इस पूरी रामायण में ये समझ में आया कि मैग्नेटिक फील्ड अगर बढ़ रहा है या घट रहा है, वेरी कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बन रहा है। तो सर्कुलर इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा था। दोनों के एक्सप्लेनेशन मैंने पूरे ढंग से दिए हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पीछे जाके। बट अब हमने समझ लिया कि यार ये दोनों चीज़ें, अब जो है ये डेफिनेशन आ गई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, पूछी जा सकती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव is a wave radiate by an accelerated, the point to be noted, अरे वकील वाली लैंग्वेज में नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज अ वेव रेडिएटेड बाय एन एक्सेलरेटेड चार्ज एंड विच प्रोपोगेट्स थ्रू स्पेस। कहाँ से जाती है बच्चे? स्पेस। सर स्पेस की जगह मीडियम हुआ तो वो पूरी चर्चा मैं कर चुका हूँ, स्पीड कम हो जाएगी। एज अ कपल्ड, सर ये वर्ड बहुत अच्छा लगता है बट अभी अकेले रहने में ठीक है। कपल्ड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, तो ये भी कपल में है। कपल्ड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट्स परपेंडिकुलर, ये भी सिखा चुका हूँ मैं,
टू ईच अदर एंड दैट द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ द वेव। तो बेटा इस तरह से, तो अब इसका डायग्राम देख लेते हैं हम एक बार 3D में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। बहुत सुंदर सा डायग्राम देखें आप। ये आगे मान लो आपकी एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। तो बेटा इस तरह से चलती है, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, देखना आप ध्यान से। ये थोड़ा सा अच्छा सा डायग्राम बनाता है ना बेटा, ऐसे चल रही है इस तरफ। तो मैग्नेटिक कंपोनेंट ये रहा, देखो सर ये तो दिल भी बना रही है, कपल भी है, एक साथ है। अरे ये तो बन गया बेटा। ये इस तरह चलती है बच्चों, ठीक है। ये आपका इलेक्ट्रिक, ये मैग्नेटिक कंपोनेंट होता है, मतलब मैंने इसको मैग्नेटिक लिया है, और बेटा इस वाले को मैंने इलेक्ट्रिक लिया है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, और दोनों बेटा इन दोनों के बीच का एंगल कितना है 90। कितना है बच्चों 90। तो देखो ये एंगल 90 है। हाँ सर ये एंगल कैसे 90 है बेटा, देख वो नीचे जा रहा है, देख बेटा ऐसे ये जा रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस वाले परपेंडिकुलर में, और मैग्नेटिक कंपोनेंट ऐसे जा रहा है हॉरिजॉन्टल में। और जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो होता है, और जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होता है वहाँ मैग्नेटिक फील्ड भी मैक्सिमम होता है। और सबसे खास बात कि इलेक्ट्रिक फील्ड जितना होता है उतना ही मैग्नेटिक फील्ड होता है, यानी दोनों की इक्वल पार्टिसिपेशन है, दोनों बराबर है। अच्छा सर एक तरफा नहीं। हाँ बेटा ठीक है, ये तो अलग ही थ्योरी हो गई है। तो बेटा इस तरह से वेव ट्रेवल करती है। तो बच्चे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमेशा कैसे दी जाती है, ई क्रॉस बी। कैसे दी जाती है, ई क्रॉस बी। बाय दिस वी गेट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। डायरेक्शन ऑफ EMW, पढ़ लो EMW, ठीक है। इससे हम EMW की डायरेक्शन निकाल लेते हैं। तो ई क्रॉस बी, ये अंगूठा। तो देखो वेव भी प्रोपोगेट कैसे कर रही है बच्चों, इस तरफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव ऐसे जा रही है ई क्रॉस बी, और जिधर वेव जा रही है उधर इलेक्ट्रिक फील्ड, भाई वेव अगर ऐसे जा रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, फिर ये नीचे हो जाएगा और ये उधर हो जाएगा, फिर ये ऊपर, फिर ये इधर। तो तुम देखोगे कि हमेशा अगर वेव यूँ जाएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है। तो ये भी 90 है, ये भी 90 है और ये भी 90, यानी सब तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर चलते हैं। इस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेट होती है बच्चों। तो यहाँ तक की बात तुम्हें समझ में आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ठीक है बच्चों। तो बच्चों अब आगे देखो आप कि अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट बोर्ड्स के रिगार्डिंग टॉपिक लिखने जा रहे हैं। देखो ध्यान से, तो मैं लिख रहा हूँ रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक, दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी हैं। अब इनके बीच का रिलेशन निकाल लो, है ना सर। तो रिलेशन देखो क्या निकालेंगे। तो बच्चों देखो आप क्योंकि वन शॉट पढ़ रहे हो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, E/B इज इक्वल टू C। E/B इज इक्वल टू C। एक तो ये आ गया रिलेशन, ठीक है बच्चों। अच्छा एक और रिलेशन फर्स्ट, ये किसकी टर्म्स में, RMS की टर्म्स। RMS जान गए, 7th चैप्टर आ गया। हाँ सर। दूसरा E0/B0 इक्वल टू C, ये आ गया आपका दूसरा रिलेशन, ठीक है बच्चों। अच्छा ये आ गया पीक वैल्यू की टर्म्स में, ठीक है सर। ये आया कहाँ से, और सर एक और रिलेशन है थर्ड,
ध्यान सुनना, C इज इक्वल्स टू 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा सर ये भी आ गया, हाँ बेटा। तो बच्चों अब इसको हम देखते जाएंगे तो हमें सब चीज़ समझ में आती जाएगी कि ये डिराइव कहाँ से हुआ है, कैसे हुआ है, मैं आपको सब चीज़ बता दूंगा। तो उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि देखो हुआ क्या था। असली में ऐसा हुआ था कि हमने इस रिलेशन के डेरिवेशन बता रहा हूँ। तो देखें कि बेटा मैंने क्या करा, μ0 और एप्सिलॉन नॉट को इंटू करा। एक तो थी परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, एक थी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इन दोनों को मैंने 4 पाई से इंटू कर दिया। सर क्यों करा, देख अभी बताता हूँ ना फिर कैसे हुआ। फिर ये आया, इस 4 पाई को इसके नीचे लिख दिया, μ0/4 पाई, और बेटा इसको इसके साथ लिख दिया। तो तुम्हें कुछ चेहरे दिखाई देने लगे। हाँ सर ये तो आ गया के की वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड में, ये आ गई के की वैल्यू 1/k की वैल्यू। अरे सर ये क्या हुआ, देख के की वैल्यू होती थी फर्स्ट चैप्टर में 4 पाई एप्सिलॉन, यहाँ पे ये ऊपर है तो ये 1/k हो जाएगा। भाई के की वैल्यू 1/10, तो ये ऊपर चला गया तो 1/k हो जाएगा। अच्छा ऐसे। तो बेटा अब इनकी वैल्यू रख दी गई। इसकी वैल्यू सबको पता ही थी, क्या थी, वो थी सर 10⁻⁻⁷। और इसकी वैल्यू क्या थी, तो सर उसकी वैल्यू तो नीचे आएगी। क्यों, क्योंकि बेटा के की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ जब के ऊपर होता है। अब के तो नीचे आएगा ना बेटा, समझ गए क्या सर? समझने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इसको भी नीचे ले आया तो ये आ गया 1/9 × 10⁻, बेटा -7 नीचे आएगा तो +7, 7 और 9 कितने हो गए, जल्दी बोलो, 16। तो बच्चों फिर इसको ऐसे लिख दिया गया 1/, इसको ऐसे लिख सकते थे ना 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर। देखो 3 का तो 9, 3 का स्क्वायर 9 और 10 की पावर 8, 8 × 16। तो देखो यहाँ पे एक चमत्कार हुआ कि c की वैल्यू आ गई, किसकी, c² की। किसकी आ गई बच्चों, c² की। तो ये पता चला, तो यहाँ से पता चला कि c² = होता है, भाई एक सेकेंड देखो मैं समझाता हूँ, कि μ0/ε0 आया 1/c²। इसको ऊपर ले आया, c² = 1/, इसको नीचे ले गए। सर ऐसे क्यों कर रहे हैं, अरे बेटा ताकि एक्सप्रेशन तेरे को समझ में आए। तो c = 1/√, स्क्वायर हटाया तो 1 का रूट तो 1 ही होता है, तो नीचे आ गया μ0/ε0। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला बन गया बच्चों। क्या तुम्हें बात समझ में आई? यस सर। तो तीसरा, चौथा सर और भी है क्या? हाँ चौथा फार्मूला देख बच्चों, ये सारे फार्मूले आपको आने याद होने भी चाहिए अगर आपको फिज़िक्स से कुछ मार्क्स वार्क्स लाने हैं तो। अरे यहीं रुक जा तू, यही तो है स्मार्ट बोर्ड करना। अब देखो देखो तो बच्चों ये आ गए। अब चौथी चीज़ हमें समझनी थी कि c = अगर ऐसे आ गया तो मतलब, सॉरी मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, देखो कि बेटा इन टर्म्स ऑफ परमिटिविटी एंड परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम, अगर मीडियम आ जाए तो, क्योंकि बच्चों ये जो दोनों, ये जो रिलेशन है ये वैलिड है किसमें, वैक्यूम होना चाहिए, यानी परमिएबिलिटी भी फ्री स्पेस और परमिटिविटी भी वैक्यूम की होनी चाहिए, तब तो ये रिलेशन काम कर रहा था। बट अगर मीडियम आ जाए फिर क्या करेंगे सर, तो उसको समझा रहा हूँ बच्चों। तो आप जानते हो कि एप्सिलॉन आर यानी रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, परमिटिविटी ना मीडियम अपॉन परमिटिविटी ना फ्री स्पेस, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी है, एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी आ रही है। तो एप्सिलॉन की वैल्यू आ रही है बच्चों, यहाँ मीडियम लिख दें, नहीं चलने दो, तो एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है बच्चों। तो जब मीडियम आएगा तो ये वाला फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देखो
तो वेलोसिटी कुछ कम हो जाएगी बेटा, कितनी हो जाएगी वो देखते हैं। तो वो हो गई 1/, ये तो फ्री स्पेस की थी म्यू नॉट, है ना बच्चों, ये तो किसकी थी, फ्री स्पेस की। अब देखो तो इसको लिख दो, ई नॉट की जगह क्या लिख सकते हो, तो ये लिख सकते हो सर E/ER। एक सेकेंड, इसको ऐसे ना लिख के ऐसे लिखो, इसको हटाओ, हाँ इसको हटा दो, यहीं से देखो तो E/E0, ठीक है सर। अच्छा एक सेकेंड रुको बच्चों, मैं एक बार कैमरे को चेक कर लूँ। तो ये ठीक है बच्चों। अब देखो आप यहाँ पे समझो कि भाई अगर मीडियम में जाएगी तो स्पीड कम हो जाएगी, तो उसको हमने लिखा 1/√, क्या लिखा, म्यू एप्सिलॉन। सर ये क्या लिख दिया, तो बेटा देखते को समझ में आता है, ऊपर वाला होता है मीडियम, जब कुछ नहीं होता है इसके नीचे तो वो होता है मीडियम की बात कर रहे होते हैं। किसकी बात कर रहे होते हैं, मीडियम की, और ये होता है वैक्यूम। तो बेटा अब वेलोसिटी मीडियम में बात कर रहे हो तो सी से, स्पीड ऑफ लाइट से तो नहीं जाएगी, कुछ कम हो जाएगी, इतनी कम नहीं हो जाएगी कि तुम उसको ऑब्जर्व कर सको। वी आर नॉट एबल टू ऑब्जर्व दैट द डिफरेंस बिटवीन द स्पीड्स, समझ रहे हो। तो बस हमने ये लिख दिया। तो बेटा अब हम ये तो जानते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होती है, ये होती है, और म्यू की क्या होगी, सॉरी एप्सिलॉन की दी होगी, म्यू की ये होगी, म्यू R म्यू नॉट। तो हमने इसमें पुट करा तो क्या आया बच्चों हमारे पास 1/√। म्यू की जगह रखा तो वो रखा सर म्यू R म्यू नॉट, और E एप्सिलॉन R और एप्सिलॉन नॉट। अब बेटा यहाँ ध्यान से देखना कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 1/√, म्यू R एप्सिलॉन R, और एक रूट में लिख सकता हूँ मैं म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। भाई कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, ऐसे करके लिख लिया। अब बच्चों देखो ये चीज़ 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, 1/√, में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट तो क्या होता है C। तो हमने क्या रखा इसकी जगह, इसकी जगह C रख दिया, तो C/√, म्यू R एप्सिलॉन R = V। तो ये एक नया फॉर्मूला आ गया बच्चों, है ना, ये समझ में आ गया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे समझ में भी आ रहा है। देखो बेटा यहाँ से एक चीज़ भी क्लियर हो गई, देखो स्पीड ऑफ लाइट में इतने का डिवाइड, तो ऑब्वियस है कोई चीज़ में डिवाइड करेंगे तो कम आएगी, तो यानी ये हमेशा कम ही होगी। क्या होगी बच्चों, कम ही होगी, ऑलवेज लेस देन C मतलब स्पीड ऑफ लाइट। तो हमसे यहाँ से एक और कंक्लूजन निकला। तो ये चारों रिलेशन तुम्हें याद होने चाहिए बच्चों, समझ में आ गई। अगर हम इसमें वैल्यू रख दें, मतलब हम ये पूरा इसको हमें इससे खेलना आना चाहिए, तब हम जाके न्यूमेरिकल्स को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो अब हम आगे चलते हैं बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट देखो आप, तो बेटा अब आता है हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट, देखना ध्यान से। हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट, ठीक है। हर्ट्ज नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये प्रूव किया कि यार अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को वेरी करवा रहे हैं तो कुछ चीज़ है जो एनर्जी ट्रांसमिट, मतलब अब हम उसको समझते हैं बच्चों, पहले समझ लेते हैं ताकि हमें समझ में आए। बच्चों उन्होंने यहाँ पे लिया एक इंडक्टर कॉइल, बेसिकली ये LC ऑसिलेटर था। क्या था ये, ऑसिलेशन इंडक्शन कॉइल, इसका नाम लिखा होता है इंडक्शन कॉइल। सर क्या है इसमें, इसमें बेटा असली में इंडक्टर कॉइल लगी हुई है बैटरी के साथ। यहाँ पे रखे इनपुट, ठीक है, ये है इनपुट, और बच्चों ये कॉइल है बेसिकली, है ना, टाइम पास नहीं करना हमें इसलिए समझते जाना है, तो मैं इसलिए समझाते ही जा रहा हूँ तुम्हें कि इंडक्शन कॉइल है, ये LC ऑसिलेटर है बेसिकली, हाई टेंशन LC ऑसिलेटर, मतलब बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करता है, एक्सेलरेशन करता है चार्ज पार्टिकल का। तुम्हें पता होगा इस साल तुम्हारे LC ऑसिलेटर कोर्स में ही नहीं है ना, मैंने पढ़ाया है, बट तुम ये समझ लो एक ऐसी चीज़ है, क्योंकि हम बेटा इस साल के हिसाब से पढ़ रहे हैं, तो LC ऑसिलेटर एक ऐसी चीज़ है जो कि इलेक्ट्रॉन्स को ऑसिलेट कराता है, कभी इधर से कभी इधर से, फ्रीक्वेंसी बढ़ाता है ना बच्चों। तो इस तरह से एक LC ऑसिलेटर लगाया, फिर उन्होंने क्या करा कि एक वायर लिया यहाँ से आउटपुट से, और यहाँ 2 मेटल्स के स्फेयर लगाए छोटे छोटे, और यहाँ लगाए बड़े बड़े। सर ऐसा क्या कर दिया, ये देख, एक मिनट, यहाँ पे लगाया छोटे छोटे स्फेयर,
इनके बीच की दूरी लगभग 60 सेंटीमीटर थी बच्चों, और यहाँ लगा दिए बड़े स्फीयर, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पर बिल्कुल इनके सामने पॉइंट करते हुए यहाँ पर भी 2 स्फीयर लगाए, मेटलिक स्फीयर्स, और उनको एक रिंग से जोड़ दिया। सर रिंग से क्यों जोड़ा? यहाँ पे मान लो एक डिवाइस लगा दिया, गैल्वेनोमीटर, बहुत हाईली सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर, जो कि करंट को मेजर कर सके। अब हुआ क्या बच्चों, वो समझो आप। हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट, एक तो ये डायग्राम बना के आ जाना एग्जाम बोर्ड्स में आए तो दिस इज़ अ मेटलिक स्फीयर्स, यहाँ लिख देते हैं, लेवल भी कर देना, है ना, कंडक्टिंग स्फीयर, स्फीयर, ये S1 स्फीयर S1 और ये स्फीयर S2, इसको बोलते हैं बेटा स्पार्क गैप। हुआ क्या, मैं समझा रहा हूँ। इसको बोल देते हैं इंडक्शन कॉइल, हाई टेंशन इंडक्शन कॉइल। हाई टेंशन, हाई टेंशन मतलब जो बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंसी क्रिएट कर सके। यहाँ पे इनपुट सोर्स, जो भी इनपुट था हमारा, है ना, ये रिंग आ गई, और इसमें भी ये इस तरह का कंस्ट्रक्शन था। तो अब हर्ट्ज के एक्सपेरिमेंट समझते हैं। ये आपको डायग्राम बनाना है, कंस्ट्रक्शन तो आपको समझ में आ गया, जो मैंने बनाया वही इंग्लिश में लिखना है बच्चों। यू आर एबल टू राइट, यू कैन राइट इन योर ओन वर्ड्स ऑल्सो। तो आपको ये लिख देना है पूरा। अब इसने करा क्या बेटा, कि जैसे ही इनपुट करा इंडक्टर कॉइल ने, ये जो कॉइल है इंडक्टर कॉइल ये वाली, इसने क्या करा कि बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज बनाई। कितनी हाई? मोर देन 3 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर। इतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया सर, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बच्चों यहाँ पे थोड़ी सी चर्चा यहाँ कर लेते हैं अलग से, कि बेटा ब्रेकिंग ऑफ इंसुलेशन ऑफ एयर, ये वाली चर्चा हमें करनी ज़रूरी है, इसलिए मैं यहाँ अलग साइड में कर रहा हूँ। ब्रेकिंग ऑफ इंसुलेशन ऑफ एयर। बेटा हमें पता है कि जो एयर है वो क्या है, इंसुलेटर है नॉर्मल कंडीशंस में, नॉर्मल है ना, मतलब वो चार्जेस को फ्लो नहीं करने देती। अच्छा सर, इसका सबूत ये है कि बेटा इलेक्ट्रिक, ये कैपेसिटर है, यहाँ प्लस प्लस चार्ज स्टोर हो गए, यहाँ माइनस माइनस हो गए, तो चार्ज कूद के अपने आप इधर नहीं जा सकता। तो ये तो है इसका प्रूफ पहले का। अच्छा सर ये भी ठीक है, बट अभी क्या है, तो अभी ये था बेटा कि मान लो कि ये एक कैपेसिटर है जो कि इतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर सकता है, मान लो। सर कैसे, देखना अभी आपको सब समझ में आएगा। तो बेटा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो अभी कम है, बट धीरे धीरे हमने चार्जेस की एक्यूमुलेशन बढ़ाते गए ऑन प्लेट ए, तो उसकी वजह से प्लेट बी पर इंड्यूस चार्ज हुए और इलेक्ट्रिक फील्ड धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होने लगा। तो यहाँ जो एयर के पार्टिकल थे वो मस्त थे। सर एयर में क्या क्या होता है? एयर में बेटा बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, जैसे O2 होता है, N2 होता है, मीथेन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, पता नहीं क्या क्या होता है। तो बेटा क्या हुआ कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड इतना स्ट्रॉन्ग हुआ कि उसने क्या करा, एयर को ब्रेक कर दिया। यानी CO2 लिखा है, C अलग गया, O2 अलग गया, ब्रेक कर दिया। तो बेटा ये कैसे बिहेव करने लगे? एज अ आयंस। कैसे बिहेव करने लगे? एज अ आयंस। और आयंस तो हो गए, यानी इनके पास चार्ज हो गए। और इलेक्ट्रिक फील्ड तुम जानते हो कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है लेफ़्ट टू राइट, तो O तो इधर भागेगा और C उधर भागेगा, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव तुम जानते हो ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में प्रोटॉन भागता है और इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में। तो बेटा वो तो कंडक्टिंग कर देगा। हाँ, तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं ब्रेकिंग ऑफ इंसुलेशन ऑफ एयर। समझ गए? और ये कब होती है? मोर देन और इक्वल टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने बेटा ये इंडक्टर कॉइल इसलिए लगाई कि हमने इतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर दिया, इतना ज़्यादा पोटेंशियल बढ़ने लगा कि इन पर चार्ज स्टोर होने लगे, है ना बच्चों, और इस पर भी अपोजिट चार्ज स्टोर होने लगे। ठीक है बच्चों? अच्छा, है ना, ये ठीक है बच्चों। अच्छा, फिर क्या हुआ कि बेटा यहाँ पे क्या हुआ, स्पार्किंग होने लगी, क्योंकि यहाँ पर भी प्लस आने लगे। कहाँ से आने लगे? सर ये कंडक्टिंग रॉड है, ये कनेक्टिंग वायर है, बेसिकली कनेक्टिंग वायर। तो बेटा यहाँ तो ज़्यादा पोटेंशियल हो गया, तो चार्ज ऐसे बहने लगे, तो यहाँ पे आने लगे। तो यहाँ पे क्या हुआ
कि बच्चों स्पार्किंग क्रिएट होने लगी, कटर स्पार्किंग, इसलिए इसको स्पार्क गैप बोलते हैं। तो जब स्पार्किंग हुई तो क्या हुआ कि भाई साहब यहाँ पे तुम देखो कि मैग्नेटिक फील्ड भी तो चेंज हो रहा होगा, फ्लक्स बन रहा है बेसिकली। तो मैग्नेटिक फील्ड भाई इलेक्ट्रॉन्स की स्पार्किंग हुई तो बेसिकली क्या हुआ, स्पार्किंग क्यों होती है, डिफ्यूजन हुआ, प्लस से माइनस भिड़े भाई बादलों में जो होता है वही। तो बेटा इसका मतलब मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ और इसके चारों तरफ क्या बना, मैग्नेटिक फील्ड। तो अब हमने देखा कि यहाँ से लेके यहाँ तक हमने कोई मीडियम नहीं रखा, नो मीडियम। फिर भी हमने हर्ट्ज जी ने ये ऑब्ज़र्व किया, हर्ट्ज जी ने ये ऑब्ज़र्व किया कि जब यहाँ पे स्पार्किंग हुई ठीक उसी टाइम यहाँ पर भी स्पार्किंग हुई, जबकि ये तो बहुत दूर था। तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ थी जो यहाँ से चल कर यहाँ तक पहुँची और उसने यहाँ पर चार्जेस को इंड्यूस कर दिया, बेसिकली स्पार्किंग हुई। तो कुछ ना कुछ एक ऐसी चीज़ थी जो कि यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करके गई, जो कि बिना किसी मीडियम के गई। तो इसको हमने बोला दिस इज़ EMW, हमने नहीं, हर्ट्ज जी ने बोला EMW वेव, दिस इज़ द प्रूफ। अब बच्चों इसको अगर ऐसे रख दिया, यहाँ तक की बात समझ में आ गई, तो दिस इज़ द प्रूफ ऑफ EM। तो हर्ट्ज ने इस तरह से ये प्रूफ करके दिखाया कि यार ऐसा करने से वहाँ पर स्पार्किंग हो रही है, जिसकी वजह से एनर्जी जो है बिना मीडियम के ट्रांसफ़र हो रही है। अब इसके कुछ रिजल्ट्स भी निकाले उन्होंने बोला कि अगर इसके बिल्कुल सामने पैरेलल, बच्चों है ना, पैरेलल क्या सर, देख मैं बताता हूँ। जैसे ये दोनों स्फेयर है ना, ये ऐसे और ये दोनों भी ऐसे बिल्कुल यूँ, तो स्पार्क हुए। जब इसको ऐसे रखा तो स्पार्क नहीं हुए। तो उन्होंने देखा कि एनर्जी जो है ऐसे चल रही है। तो यानी कि इससे इन्होंने एक और बहुत इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन निकाला कि EMW वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर। कैसी होती हैं बच्चों, EMW वेव ट्रांसवर्स इन नेचर होती है। ये कैसे निकाला, तो ये देखो ट्रांसवर्स वेव ऐसे चलती है व्हेन द पार्टिकल्स आर वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ द वेव। तो एक तो ये कंक्लूजन निकाला कि उन्होंने कि यार EMW वेव्स कैसी होती हैं, ट्रांसवर्स इन नेचर, पहली चीज़। अच्छा ये पता चली। दूसरी ये पता चली कि बेटा ये जो ऑसिलेटर है इसकी जो फ्रिक्वेंसी होगी, यानी इसकी जो फ्रिक्वेंसी होगी उतनी ही फ्रिक्वेंसी की EM वेव जनरेट होंगी। और इसकी फ्रिक्वेंसी को तुम्हें पता है, LC ऑसिलेटर तुमने पढ़ा नहीं है इस साल इसीलिए, बट जिन बच्चों ने पढ़ा हुआ है, जो पूरे पढ़ रहे हैं JEE और IIT और नीट के लिए, उनको तो पता है कि ऑसिलेटर क्या करता है। तो फ्रिक्वेंसी लिखी गई 1/√2π LC। इस फॉर्मूले से हम फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकाल लेते हैं। यानी कि LC ऑसिलेटर की जो फ्रीक्वेंसी होती है वही फ्रीक्वेंसी की वेव EMW वेव क्रिएट करती हैं। तो हमें पूरा हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट का यही कंक्लूजन था। उसने एक तो ये चीज़ निकाल ली कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर ट्रांसवर्स इन नेचर, एक ये निकाली कि उनकी एनर्जी और उनकी फ्रीक्वेंसी वही होगी जो कि LC ऑसिलेटर की होगी। और LC ऑसिलेटर को कैसा रखा गया, हाई टेंशन इंडक्शन कॉइल लगाई गई ताकि वो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट कराए। और ड्यू टू द एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो क्या जनरेट हुई, EMW, और वो बिना मीडियम के यहाँ से यहाँ चली गई, नो मीडियम, और यहाँ पर भी स्पार्क जनरेट हुआ। और ये देखा कि जितना स्पार्क यहाँ था उतना ही, लगभग उतना ही, हमें तो उतना ही लगेगा, उतना ही स्पार्क जनरेट हुआ जितना कि यहाँ हो रहा था। तो इससे ये पता चला कि यार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवल कर सकती हैं विदाउट एनी मीडियम फ्रॉम वन सोर्स टू अनदर। अगर बच्चों तुम बोल रहे होगे सर यहाँ हवा होगी, नहीं बच्चों, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे कुछ नहीं था, समझ में आई। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो विदाउट मीडियम भी चलती हैं। तुम्हें ये बात वेरी क्लियर हो गई होगी। दिस इज़ ऑल अबाउट द हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट। तो बच्चों अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब हम बात कर रहे हैं, ये जो अब टॉपिक आने वाला है ये इस चैप्टर की जान है। क्यों जान का मतलब समझ रहे हो, इम्पॉर्टेंट है। तो दिस इज़ द एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी ऑफ EMW। EMW बोले तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव।
तो बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सोर्स क्या होता है सर? एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को चलने के लिए मीडियम की ज़रूरत है क्या? नहीं सर, ये सब रामायण तुम समझ चुके हो, है ना बच्चों। तो एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो पहला हम करेंगे डेरिवेशन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फर्स्ट एनर्जी डेंसिटी in terms of electric field। एनर्जी डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, तो देखो बच्चों इसको कैसे करा गया, तो देखते हैं हम लोग। तो हमें पता होता है कि बेटा एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर कितना होता है? हाफ CV²। बोलो हाँ ना बोलो। सर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की बातें कर रहे हो और पोटेंशियल एनर्जी ले रहे हो या एनर्जी स्टोर्ड ले रहे हो इन अ कैपेसिटर, तो बेटा अब तुम्हें ये इतनी देर में तो ये तो पता चल गया होगा कि ये दोनों एक ही हैं। अब देखो इससे मैं लाऊंगा एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला। अब हम इसको कैसे डिराइव करें वो देखते जाओ। तो बेटा हम जानते हैं, वी नो दैट हाफ C की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों? ε0 A/d। कोई दिक्कत नहीं सर। और V की जगह बच्चों मैं क्या लिख सकता हूँ? चलो एक ही कलर से लिख लेते हैं। V की जगह लिख सकता हूँ मैं E²D²। सर ये कहाँ से आया? ये ऐसे आया बेटा कि E = होता था V/d, तो V = हो गया ED सेकेंड चैप्टर से। अच्छा, तो देखा D से D उड़ गया, तो बच्चों क्या आया? हाफ ε0 AD E²। तो बच्चों आप ये जानते हो कि इसको हम, इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? वॉल्यूम। कैसे बताऊं या पता है? सर बता ही दो। ये दो प्लेट्स हैं, इनके बीच की दूरी D है, इनका एरिया A है क्रॉस सेक्शन। तो बेटा ये वॉल्यूम कितना होगा? सर एरिया इंटू लेंथ, इसीलिए ऐसा है। ठीक है बेटा। अब देख, तो इसको ऐसा लिखा गया हाफ ε0 वॉल्यूम E²। बच्चों इसको ये मत समझ लेना, ये वाला V पोटेंशियल नहीं है, ये वॉल्यूम है। देखो ऐसे लिख देता हूँ ताकि तुम्हारे को कन्फ्यूजन ना हो ना बच्चों। वॉल्यूम इनटू E²। तो बच्चों ये अगर यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ तो ये क्या होता है? RMS। क्या होता है? RMS। अब लिख देता हूँ इसको ताकि तुम्हें समझ में आए। ε0, इसको वॉल्यूम को V लिख दूँ अब तो? हाँ सर, आप कोई दिक्कत नहीं। E²V, ये आ गई आपकी पोटेंशियल एनर्जी। बट बेटा मैंने आपको इसमें जो एनर्जी है वो वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट है। वॉल्यूम मतलब समझ रहे हो? प्लेट ऐसी होती है ना बेटा, ऐसी होगी ना प्लेट, तो इसके अंदर तो देखो ये बन गया ना वॉल्यूम, इसके अंदर कितनी है तो समझ रहे हो? तो एनर्जी डेंसिटी, तो U के नीचे V को ले आया मैं, ये वाले V को। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो गया? ये एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है बेटा। अच्छा, तो ये कितना आ गया बेटा? हाफ ε0 E²। हाँ, आई बात समझ में आपको? ठीक है, तो ये हो गया बेटा, इसको हमने लिखा गया, इस चीज़ को हम लिखते हैं U/V आया हमारा 1/ε0 E²। इसको हमने लिखा गया μE, यानी एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बच्चों देखो ये RMS है, ठीक है। तो अब हमें तो वो चाहिए था कि E0 की टर्म्स में आ जाए। तो बच्चों उसके लिए क्या करा गया कि वी नो दैट ERMS कितना होता है? वो होता है बेटा E0 sin ωt - kx। इक्वेशन होती है, साइनोसॉइडल वेव फंक्शन है ना, क्योंकि तुमने इसी में पढ़ चुके हो। तो बेटा इसको इसमें रखा तो क्या आ गया? μE बराबर हाफ ε0। और बेटा इसका ध्यान रखना, इसको जब मैंने इसमें रखा तो ये आया E0 का स्क्वायर साइन स्क्वायर ωt - kx। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है जो तुम्हें ध्यान रखनी है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एवरेज वैल्यू इज
हाफ ओवर 1 साइकिल। बेटा ये जो फंक्शन है इसकी एवरेज वैल्यू कितनी होती है, हाफ होती है एक साइकिल में। ये इंपॉर्टेंट बात थी। तो इसके बाद हमने इसको आगे कंटिन्यू कर लिया कि म्यू ई मतलब इसकी एवरेज वैल्यू ओवर अ 1 साइकिल हाफ होती है। वो हमें अभी मैं डिराइव नहीं कर रहा हूँ आपको। तो ये हो गया ई नॉट स्क्वायर इंटू हाफ। ठीक है बेटा, तो इसको क्या कह रहा है, हाफ हाफ इंटू हो गए तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर। तो ये आ गई बच्चों, क्या आ गई, ये भी एनर्जी आ गई। बट ये किसकी टर्म्स में आई प्यारे बच्चों, ये आई बच्चों इन द पीक वैल्यू टर्म्स, और ये वाली आई इन द आरएमएस वैल्यू टर्म्स। समझ में आ गया बच्चों, दोनों ही फॉर्मूले बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। अच्छा, तो इस तरह से हमने एनर्जी डेंसिटी का एनर्जी डेंसिटी का एवरेज एनर्जी डेंसिटी का इलेक्ट्रिक कंपोनेंट के कंट्रीब्यूशन को कैलकुलेट किया बच्चों। ठीक है, तो बच्चों अब हम करेंगे नेक्स्ट एनर्जी बी पार्ट, एनर्जी डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ एवरेज एनर्जी डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ, एक बार तो मार्कर गिरना ही है, इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड की टर्म्स में। ठीक है बच्चों, तो अब उसको देखते हैं हम लोग इस डेरिवेशन को। तो देखो इसके लिए हम लोग तो ये कैसे आया, तो देखो ये भी हम लोगों ने ऐसी फॉर्मूले से डिराइव किया है कि बच्चों मैग्नेटिक फील्ड की टर्म्स में तो आप ये जानते थे कि ईएमएफ का फॉर्मूला या फिर एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर कॉइल, ये हमने पढ़ा था 6th चैप्टर में। क्या पढ़ा था बेटा कि कितनी एनर्जी स्टोर होती थी, वो होती थी हाफ LI²। इंडक्टर में कितनी, बेटा इंडक्टर जो एनर्जी स्टोर करता है, देखो बेसिकली देखो मैं तुम्हें एक चीज़ समझा दूँ। जैसे इससे पीछे वाला यहाँ लिख ही देता हूँ ना कहीं, देखो रेड कलर से लिख रहा हूँ, हाँ कि यहाँ लिख देता हूँ कैपेसिटर स्टोर द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसीलिए ये चर्चा करी, अब आ गया वो समझ में कि कैपेसिटर जो है वो एनर्जी स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसलिए कैपेसिटर से स्टार्ट करा और पूरा करते चले गए। भाई रटना ना पड़े इसलिए बता रहा हूँ, समझ में आई। और बेटा इंडक्टर जो होता है वो यहाँ लिख देता हूँ, इंडक्टर स्टोर द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसीलिए हम इसमें ये वाला ले रहे हैं। आ गया होगा अब आपको समझ में, इसीलिए हम इसमें इस तरह से ले रहे हैं। ठीक है बेटा, अच्छा तो ये आई एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, ये आ गई। तो एल की वैल्यू आप जानते थे वो क्या होती थी बच्चों, म्यू नॉट N² पाई R² L। ध्यान है? नहीं सर, तो देखो आप 6th चैप्टर जाकर देखना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मैंने बनाया हुआ है। उसमें जो ये सोलेनॉइड होता था ना बेटा, उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता था, वो होता था सर B = म्यू नॉट Ni। और बेटा इंडक्टर सेल्फ इंडक्टेंस में कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस मैंने डिराइव कराया था, वो होता था म्यू नॉट N² पाई R² L। तो ये वही है, वहाँ से आया है बच्चों। तो ये हमने वहीं से इसको डिराइव किया है। अब देखो, तो बेटा इसमें पुट करा हमने, भाई इसमें हमने पुट कर दिया। क्यों कर दिया, देखते जाओ। तो हाफ L की जगह लिख दो म्यू नॉट N² पाई R² L। हाँ ना बोलो बच्चों, यस सर। I की जगह
तो बेटा आई की जगह देख यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन यहाँ से आया, कैसे देख आई की वैल्यू क्या आ रही है, बी तो है ही है, इधर से म्यू नॉट एन को ले आओ, तो आई की जगह ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, तो आई स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा बच्चे, बी स्क्वायर, समझ गए, यहाँ से यहाँ बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट का स्क्वायर एन स्क्वायर। तो हमने देखा एन स्क्वायर से एन स्क्वायर उड़ गया, म्यू नॉट से एक म्यू नॉट उड़ गया, तो हमारे पास क्या बच्चा बच्चों, हाफ। और सबसे खास बात यहीं पे लिख देता हूँ ताकि हमारा पेज बचे, ये क्या हो गया, वॉल्यूम, क्या हो गया बच्चों, वॉल्यूम, है ना, वॉल्यूम हो गया। तो यहाँ पे हमने आया वॉल्यूम बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट। और बच्चों ये एनर्जी चल रही थी, ये एनर्जी स्टोर्ड है ना, वो थी इंडक्टर, तो बेटा पर यूनिट वॉल्यूम निकालनी थी, तो कितनी आ गई, हाफ बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। ये आपका एक्सप्रेशन आ गया बच्चों, समझ में आ गया होगा आपको कैसे आया है। इसी को हमने बोला पोटेंशियल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब बच्चों इसके आगे तुम्हें पता ही है, जैसे मैंने उसमें किया था कि मैग्नेटिक फील्ड भी जो वेरिएबल है, भाई यहाँ से कर देते हैं इसके आगे, ये लो, तो B जो है वो वेरिएबल है, ये RMS है, तो वो कितना होता है, बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये फेज वेज होते हैं, तुम्हें पता तो होगा ही, है ना, नहीं भी पता तो अब तो तुम्हें इतना ही पढ़ना पड़ेगा, ये फेज होते हैं बेटा, है ना, ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो यहाँ से रखा तो ये स्क्वायर आएगा, तो तुम्हें अब ये तो पता है ना कि साइन स्क्वायर फंक्शन की वैल्यू 1 साइकिल में हाफ होती है, तो ड्यू टू दैट मैंने यहाँ सीधे लिख रहा हूँ, ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ गई हाफ बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। और बेटा यहाँ पर ये क्या आया, बी नॉट, और बेटा क्योंकि जब मैंने यहाँ वैल्यू पुट करी तो ये भी आया था स्क्वायर, जैसे पिछले वाला किया था, तो यहाँ हाफ आ गया, तो यहाँ से वैल्यू आ रही है बच्चों 1/4 बी नॉट स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। ये जो आंसर आया ये आया इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये वाली एनर्जी आ गई। और तो बच्चों यहाँ पर एक और चीज़ यहीं पे लिख देता हूँ इम्पोर्टेंट, देखो क्या कि म्यू ई जितनी आई थी उतनी ही म्यू बी होती है हमेशा, ऑलवेज। पहली चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट ध्यान रखना, ये दोनों चीज़ बराबर होती हैं, यानी इक्वल कंट्रीब्यूट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का बराबर भी होते हैं, सेम फेज में होते हैं, बट एक दूसरे के हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, ये, और वेव ऐसे चल रही है, वेव जा रही है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है। और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे निकालते हो बच्चों, बता दो जल्दी से, सर ई क्रॉस बी करते हुए, ठीक है बच्चों। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, अब मैं बोर्ड्स के हिसाब से क्वेश्चन है वो करा देता हूँ आपको। बेसिकली प्रूफ ऑफ एनर्जी डेंसिटी in terms of electric field is equal to the energy density in the form of मैग्नेटिक फील्ड। सर ये तो आपने बोल के बता दिया, अरे बोल के तो बता दिया, आप बोर्ड्स में बोल के थोड़ी बताएंगे, बोर्ड्स में तो लिख कर बताएंगे बेटा, है ना। तो बोर्ड्स में लिख कर बताने के लिए मैं आपको अभी ये प्रूफ बताने जा रहा हूँ कि प्रूफ ऑफ एनर्जी डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों बराबर होते हैं। वैसे तो मैंने बता दिया, बट अब आप इसको समझते जाओ कैसे मैं इसको कर रहा हूँ। देखो तो बेटा एवरेज एनर्जी का फॉर्मूला हमने निकाल लिया 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर। अब बच्चों तुम अभी मैंने पढ़ाया था थोड़ी देर पहले कि तुम एक रिलेशन जानते हो क्या बेटा, तुम्हें किस में जाना, देखो इलेक्ट्रिक से मैग्नेटिक में जाना है, तो यानी इलेक्ट्रिक का मैग्नेटिक के साथ रिलेशन सोचना पड़ेगा ना। तो वो तो हमने सोचा हुआ था ई नॉट अपॉन बी नॉट इज इक्वल टू सी, तो यहाँ से आ रहा है बच्चों ई नॉट इज इक्वल टू बी नॉट सी,
BC B नॉट C। अच्छा, तो बच्चों अब हम इसको आगे समझते हैं। देखना अब इलेक्ट्रिक से मैग्नेटिक, अच्छा सर इसको हम पुट कर देते हैं, हाँ सर, है ना बच्चों। तो ये क्या आ रहा है, हाफ एप्सिलॉन नॉट, और इसकी जगह आप लिख दोगे B नॉट का स्क्वायर और C का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है सर। अब तुम्हें मैंने एक और रिलेशन बताया था बच्चों कि C जो होता है वो होता है म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये होता है। तो C स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, तो हमें पता है सर C स्क्वायर हो जाएगा 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो मैं एक काम करता हूँ कि इसकी जगह इसको पुट कर देता हूँ बच्चों। तो पुट करा तो हमें क्या मिला, देखो यहाँ से तो ये आ गया बेटा, ये म्यू नॉट किसने लिख दिया सर, ये म्यू नॉट नहीं है बेटा, ये UE चल रहा है ना, E, क्योंकि हमने शुरुआत तो UE से की थी ना। अब देख, तो ये आ गया UE बराबर 1/4 बेटा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट, है ना, एप्सिलॉन नॉट, और B नॉट, तो B नॉट, ठीक है बेटा, स्क्वायर, और C स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये तो अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन। तो ये से कट गया, तो देखिए क्या आ गया, 1/4 B नॉट का स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। और तूने ये देखा और तूने ये पाया सर, ये तो जो है ये तो वही आ गया। देखो ये किसकी टर्म्स में आ गया, ये वाला आ गया, ये तो म्यू B की वैल्यू होती है सर। तो यहाँ से पता चला, बाय दिस वी कैन प्रूव दैट कि म्यू E और म्यू B तो क्या होते हैं बच्चों, सेम। क्या होते हैं बच्चों, सेम। तो आपको ये वाला प्रूफ कैसा लगा, समझ में आया बच्चों, ये बोर्ड्स में पूछा जा सकता है।